नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24/7। मैं हूं यूसुफ अंसारी और आपका स्वागत करता हूं अपने ख़ास कार्यक्रम गेस्ट इन न्यूज़ रूम में। और इस कार्यक्रम में आज हमारे गेस्ट हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी। राजकुमार भाटी जी अपने बेबाक राय और अपने ज्ञान और तमाम तरह के मुद्दों पर बेबाकी के साथ अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं और आज हमारे न्यूज़ रूम में वो है। उनसे हम तमाम मुद्दों पर खुलकर बात करेंगे। भाटी जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके जो फ़ोन की कॉलर ट्यून है वो है उदय प्रताप यादव जी के गज़ल का एक शेर है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। तो ये टोन आपने क्यों लगाई है? असल में ऐसा है कि उदय प्रताप जी की एक गज़ल और है। वो कहते हैं कि जाने क्या जादू करते हैं मस्जिद मंदिर वाले लोग, नफ़रत को मजहब समझे हैं जग के भोले भाले लोग। वाह, क्या बात। तो लोगों को ये समझाने का प्रयास किया हम जैसे लोग करते रहते हैं सदियों से कि जो ये बात नहीं समझी गई तो नुकसान सबका है। ये जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे विभाजन करना, नफ़रत करना, ईर्ष्या द्वेष करना, हिंसा करना, इससे किसी का फ़ायदा नहीं है। इससे सबका नुकसान है और देश का नुकसान है। और ये देश सबका है, देश की चिंता सबको करनी चाहिए और देश की तरक्की के लिए सबको काम करना चाहिए। यही ये गज़ल संदेश देती है। और आदरणीय उदय प्रताप जी आज के जीवित व्यक्तियों में सबसे वरिष्ठ समाजवादी हैं। केवल समाजवादी पार्टी के नेता नहीं, समाजवाद के सबसे बड़े पुरोधा हैं। और वो हिंदी के शानदार कवि हैं और उर्दू के बहुत ही प्रसिद्ध शायर हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं, अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे हैं और वो हिंदी संस्थान के अध्यक्ष भी रहे हमारी जब सरकार थी 12 से 17 तक। तो उन्होंने हिंदी और उर्दू को एक करने के लिए भी बहुत प्रयास किया है। और वो अक्सर कहते हैं कि हिंदी और उर्दू एक ही भाषा है, केवल लिपि का फ़र्क है, बोलचाल का कोई फ़र्क नहीं है। तो जैसे कि आपने बताया कि उदय प्रताप यादव जी समाजवादी विचारधारा के पुरोधा हैं, क्या समाजवादी विचारधारा आज की भारतीय राजनीति में कितनी प्रासंगिक रह गई है? क्यों पिछड़ गई? उसका दायरा क्यों सिमट गया? नहीं, पिछड़ी तो नहीं है और आज और ज़्यादा ज़रूरत है समाजवादी विचारधारा की। जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। समाजवाद का अर्थ है केवल गैर बराबरी दूर करना। यद्यपि लोहिया जी ने एक बार जवाब दिया था, कुछ लोगों ने उनसे पूछा, नेहरू जी ने एक व्यंग किया था उन पर अपने भाषण में कि लोहिया जी सबको बराबर करना चाहते हैं, सब बराबर हो सकते हैं क्या? भगवान ने भी सब बराबर नहीं बनाए। देखो ये 5 उंगली क्या बराबर बनाई है भगवान ने? तो लोहिया जी ने जब उसके जवाब में कहा था कि हम गैर बराबरी कम करना चाहते हैं, ये तो हमें भी पता है कि वो ख़त्म नहीं हो सकती कभी। गैर बराबरी तो रहेगी और थोड़े अनुपात में होता है फ़र्क। लेकिन अगर ये उंगली, एक उंगली 4 इंच की और दूसरी उंगली 4 फुट की होगी तो हम कभी मुट्ठी नहीं बांध सकते। इसलिए अनुपात उतना ही होना चाहिए। और वो कहते थे कि गरीब से गरीब आदमी और रईस से रईस आदमी की आमदनी में 10 गुने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये ही समाजवाद है। इस देश की समस्या गरीबी नहीं है, इस देश की समस्या असमान बंटवारा है संपत्ति का। एक यूरोपीय विद्वान ने कहा था कि भारत एक धनी मुल्क है जहाँ निर्धन लोग रहते हैं। तो मुल्क के पास धन बहुत है, संपत्ति बहुत है। इसकी संपत्ति के नाम सुन सुन के तो पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते रहे, समय समय पर आक्रमण भी होते रहे, लुटेरे भी आते रहे, कंपनियाँ आई और फिर शासन करने भी लोग आए। लेकिन हमारी वो है समस्या है, वो ये है कि वो बराबर बंटवारा नहीं है। तो धन, संपत्ति, सत्ता, सम्मान, शिक्षा, ये सब बराबर लोगों में बटे, ऊंच नीच ज़्यादा ना हो, यही समाजवाद है। तो ये जो आपने बात बताई कि समान बंटवारा संसाधनों का हो, तो ये कैसे संभव है? कैसे इसे मौजूदा दौर की राजनीति में जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कैसे इसे कर सकता है या उसको कैसे मजबूर किया जा सकता है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं
लगातार इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत में जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है। देश की ज़्यादातर संपत्ति जो है वो चंद घरानों के पास है और बाकी आम आदमी गरीब पे गरीब होता जा रहा है। नहीं, इसीलिए तो मैंने कहा कि अब और ज़्यादा ज़रूरत है। ये सही बात है कि अब देश में ये हुआ है, ख़ास तौर से 2014 के बाद, कि अमीर और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। पीछे जो एक इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें ये बताया गया कि देश की 73% प्रॉपर्टी 1% लोगों के पास है और 27% में बाकी 99% है। तो इतनी असमानता जो है ये अराजकता को जन्म देती है। और सरकार खुद दावे कर रही है कि हम 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं हर महीने। जिस देश के 85 करोड़ लोग सरकार के फ्री राशन पर निर्भर हों, उसकी आर्थिक हालत समझी जा सकती है। हम कितने ही दावे करते रहें, सच्चाई ये है कि 14 के बाद देश के ऊपर कर्जा 5 गुना बढ़ गया है, जो विदेशी कर्जा है। रुपए की कीमत लगातार घटी है, पेट्रोल डीजल और अन्य वस्तुओं के दाम लगातार बढ़े हैं, बेरोजगारी लगातार बढ़ी है। तो जब 85 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर निर्भर हों तो फिर अदम गौंडवी जी की वो पंक्तियाँ याद आती हैं कि 100 में 70 आदमी फ़िलहाल जब नाशाद है, दिल पे रख के हाथ कहिए देश के आज़ाद है, और कोठियों से मुल्क के मेयार को मता किए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पे आबाद है। वाह, बहुत खूब। अदम गोंडवी साहब का जो शेर आपने सुनाया, मुझे याद है कैफ़ी आज़मी साहब जब अपने आखिरी दौर में थे तो एक मुशायरे में उन्होंने एक शेर पढ़ा था कि गरीबी इस मुल्क से अब मिटने ही वाली है, ये सुनते सुनते उम्र के 70 बरस गए। तो आखिर क्या वजह है? इंदिरा गांधी ने किसी ज़माने में नारा लगाया था गरीबी हटाओ, और आज भी गरीबी हटाओ की बात होती है। और आपने तो बताया क्या, तो सच्चाई है कि पिछले 4 साल से हम लोग देख रहे हैं, 5 साल से, कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है और इसका ढिंढोरा भी पीटा जा रहा है। नहीं, देखिए, समस्याएं सदैव बनी रहती हैं। समस्याओं का समाधान का प्रयास भी सदैव बना रहना चाहिए। जिन देशों को हम बहुत विकसित कहते हैं, चाहे अमेरिका हो या यूरोप हो या और देश हों जो जिन्हें बहुत विकसित कहते हैं, जापान हो, चीन हो, रशिया हो, उनमें क्या समस्याएं नहीं हैं? उनमें भी तो समस्याएं हैं। ये हो सकता है हमारी समस्याएं दूसरी तरह की हैं, उनकी समस्याएं दूसरी तरह की हैं। तो समस्याएं सदैव बनी रहती हैं, उन्हें ख़त्म करने के प्रयास भी सदैव जारी रहने चाहिए। ये कहना इस तरह, मतलब ये आलोचना अगर हम करें कि तब भी गरीबी हटाओ का नारा दे रहे थे, आज भी गरीबी हटाओ का दे रहे थे, ये ज़रूरी है नहीं? गरीब कोई आदमी गरीब ना रहे देश में कोई भूखा ना सोए, बिना कपड़ों के कोई ना हो, बिना मकान के कोई ना हो, ये ज़रूरी है। और अगर वो प्रयास सफल नहीं हो पाए, जो आज के दौर में ये सबसे ज़्यादा ये चल रहा है कि राजनीति में भी और मीडिया में भी कांग्रेस की पहली सरकारों की बहुत आलोचना की जाती है। यद्यपि समाजवादी खेमा हर समय कांग्रेस के खिलाफ रहा जब कांग्रेस की सरकार होती थी। बिल्कुल। क्योंकि लोहिया जी को तो मंत्री बना रहे थे नेहरू जी देश की आज़ादी के बाद। लोहिया जी ने कहा कि नहीं, मैं विपक्ष में रहूँगा, लोकतंत्र की रक्षा के लिए विपक्ष मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो समाजवादी पार्टी विपक्ष में थी, इसलिए कांग्रेस की आलोचना करती रही। लेकिन कांग्रेस ने जो काम किए उनकी हमें सराहना भी करनी चाहिए। वो कांग्रेस थी जिसने राजाओं के प्रिवी पर्स ख़त्म किए, जिन्होंने राजाओं की उपाधियां ख़त्म की, जिन्होंने बैंकों का निजीकरण, वो राष्ट्रीयकरण किया। तो जो आरटीआई लेके आए, आरटीई लेके आए, और भोजन का अधिकार कानून भी वो लेके आए। और जब देश आज़ाद हुआ था तो ये तय किया गया था, सारी पार्टियों को इस बात पे सहमत थी कि शिक्षा और स्वास्थ्य सरकारी क्षेत्र में होंगे और फ्री होंगे। सबको शिक्षा, समान शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। लेकिन हम उस नीति से हटते चले गए और आज हालत ये है कि गरीब आदमी ना तो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है और न वो अपने बच्चे का इलाज करा सकता है। इलाज इतना महंगा हो गया और शिक्षा इतनी महंगी होगी कि अब गरीब की पहुंच से बाहर होती जा रही है। तो ये चिंताजनक है। इसे ही समाजवाद कहते हैं कि सबको रोटी मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको इलाज मिले। समाजवादियों का नारा रहा कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। तो समाजवादी पार्टी कमज़ोर है, या जो और दूसरी समाजवादी ताकतें थी उनमें बहुत सारी जो ताकतें हैं वो बीजेपी के साथ जाके मिल गई हैं, उसको ताकत किया है। दुनिया का एक ट्रेंड भी है कि जो समाजवादी फोर्सेस रही हैं उन्होंने अक्सर राइट विंग्स को ही सपोर्ट करके उसे मजबूत किया है। तो अब अगर समाजवादी की जो धारा है राजनीति में वो कमज़ोर रहेगी तो देश में समाजवाद कैसे आएगा? समाजवादी नीतियाँ कैसे लागू होंगी? उसके लाने के लिए तो सत्ता चाहिए आपको, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो।
तो सत्ता ही आपके पास नहीं रहेगी तो अपनी नीतियों को, अपनी पॉलिसीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? इसे नहीं, मैं कितना बड़ा चैलेंज समझते हैं? मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि समाजवादी पार्टी कमज़ोर है और समाजवादी विचारधारा कमज़ोर है, धारा कमज़ोर है। ना तो समाजवादी पार्टी कमज़ोर है। समाजवादी पार्टी आज देश की तीसरे नंबर की पार्टी है लोकसभा में। सबसे बीजेपी 1 नंबर, 2 नंबर कांग्रेस, तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी विचारधारा इसलिए कमज़ोर नहीं है कि बेशक उनमें से 1-2 इस समय बीजेपी के साथ हैं सत्ता में, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ के जितने दल हैं देश में, वो ज़्यादातर समाजवाद के रास्ते पर चलने वाले हैं। ज़्यादातर लोहिया की विचारधारा को, चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को फॉलो करने वाले हैं। वो समाजवादी सोच रखते हैं। तो ये तो दौर चलते रहते हैं। अब कुछ दिन से बीजेपी की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, समाजवादियों की सरकार भी समय समय पर रही हैं, केंद्र में भी, प्रदेशों में भी, कई प्रदेशों में। तो दौर फिर बदलेगा, लोगों की समझ में फिर आ रहा है। लोग उकता गए हैं इस सांप्रदायिक राजनीति से, पूंजीवादी राजनीति से, सामंतवादी राजनीति से। ये जो हर चीज़ में, हर गतिविधि में, हर काम में, हर फैसले में जाति और धर्म देख के फैसले ले रहे हैं बीजेपी सरकार में बैठे लोग, उससे लोग उकता गए हैं। उन्हें लगने लगा कि ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं। और अब फिर एक दौर आएगा जो समाजवाद का दौर आएगा, सामाजिक न्याय का दौर आएगा, और संविधान के रास्ते पर चल के ही ये देश तरक्की कर सकता है। अभी आपने राम मनोहर लोहिया जी का नाम लिया और उनके बारे में बताया। उनका एक कहीं कोट है, उन्होंने कहीं लिखा है कि सड़कों का सूनापन संसद को आवारा बना देगा। तो क्या सड़कें सूनी हैं, सड़कों पे संघर्ष नहीं हो रहा है, इसीलिए सरकारें निरंकुश हो रही हैं? देखिए, लोहिया जी एक बहुत प्रखर राजनीतिक विचारक थे, और लोहिया जी मात्र 3.5 वर्ष संसद में रहे, लोकसभा के अंदर। लेकिन 3.5 वर्ष में उन्होंने संसद के अंदर जो बोला और संसद के बाहर सड़कों पे जो बोला, और उन्होंने जो लेख लिखे अखबारों में, और उनकी किताबें हैं बहुत ढेर सारी, और छोटे छोटे लेख उनके अलग अलग छोटी छोटी किताबों में हैं। राजनीति का कोई विषय उन्होंने छोड़ा नहीं है जिस पर उन्होंने विमर्श न दिया हो। जी। तो जो आपने कहा, ये कोटेशन उनकी है कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। उनका मतलब ये था कि आंदोलन होते रहने चाहिए, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठती रहनी चाहिए। जनता जब सड़कों पर उतरना बंद कर देती है तो सरकार जो बेलगाम हो जाती है। लोहिया जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। लोहिया जी से पत्रकारों ने एक बार पूछा कि धर्म और राजनीति का क्या संबंध है, तो उन्होंने कहा कि धर्म और राजनीति एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। धर्म का काम है अच्छाई को बढ़ावा देना, राजनीति का काम है बुराई का विरोध करना। लेकिन उन्होंने कहा कि जब धर्म केवल प्रचार का माध्यम बन कर रह जाता तो वो जो है खाली पाखंड बन कर रह जाता है। उन्हें रचनात्मक काम भी करने चाहिए धार्मिक लोगों को। और राजनीति जब केवल नारे लगाने तक सीमित हो जाती है तो वो भी पथभ्रष्ट हो जाती है। उसे भी काम करने चाहिए, विपक्ष को भी काम करने चाहिए। और लोहिया जी तो अक्सर कहते थे कि विपक्ष में रहते हुए भी, जैसे वो कहते थे कि वाद विवाद प्रतियोगिताएं होनी चाहिए, गोष्ठियाँ होनी चाहिए, खुला विचार होना चाहिए हर विषय पे। तो लोहिया जी ना हर विषय पे बहुत सुंदर विचार रखे हैं, और उनके विचारों पे चल के ही देश की समस्याएं हल हो सकती हैं। आज की अगर हम बात करें, जो आपने कहा कि राजनीति में, राजनीति और धर्म का घालमेल, आपको लगता नहीं कि ये कुछ ज़्यादा हो गया है? हर बात में हिंदू मुसलमान, हर बात में जात बिरादरी, बहुत ज़्यादा हो गया है। और चिंता की बात यह है कि सरकार उसे बढ़ावा दे रही है। लोहिया जी ने इस विषय में कहा, लोहिया जी ने कहा सांप्रदायिकता हर हाल में ख़राब होती है, लेकिन बहुसंख्यक की सांप्रदायिकता अल्पसंख्यक की सांप्रदायिकता से ज़्यादा खतरनाक होती है। और जब वो सरकारी सांप्रदायिकता हो तो विनाशकारी होती है, अगर सरकार के संरक्षण में हो रही हो। अगर जो कम संख्या में लोग हैं, जो अल्पसंख्यक जिन्हें हम कहते हैं, जैसे कि हमारे देश में बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं और मुस्लिम भाई हैं, पारसी हैं, अगर वो अपने संगठन बनाएं और अपने बैठ के विचार विमर्श करें और उन्हें वो कहें कि भाई अगर हम एक नहीं रहेंगे तो हमें खतरा हो जाएगा, तो एक बार को माफ़ किया जा सकता है, क्योंकि संख्या में कम है, वो डर सकते हैं। लेकिन जब बहुसंख्यक समाज ये नारा देने लगा कि हमें खतरा है, तो बहुत नुकसानदायक और बहुत ख़तरनाक होता है। आज वही हो रहा है इस देश में। हिंदुओं से कहा जा रहा है कि तुम खतरे में हो। जब जब यहाँ मुसलमानों का राज था तब हिंदू खतरे में नहीं थे। 200 साल अंग्रेज़ों का राज रहा तब खतरे में नहीं थे। कांग्रेस, सपा, बसपा, कम्युनिस्ट पार्टियों के शासन में खतरे में नहीं थे। जब से केंद्र में मोदी जी और यूपी में योगी जी बैठे हैं तब से हिंदू खतरे में है। फिर आप क्या कर रहे हो?
तो ये केवल उन्हें डराने के लिए, और डरा हुआ आदमी फिर जो है नहीं, डरा हुआ आदमी गलत कदम उठाता है, तो ये गलत है। और ये एक कुतर्क लेके आते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, जो इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, कि 2050 में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएगी। कोई तुक ही नहीं है। हिंदू 100 करोड़ है भारत में, मुस्लिम लगभग 20 करोड़ है। जब तक वो 20 करोड़ 25 करोड़ होंगे, ये 100 करोड़ 125 करोड़ हो जाएंगे, 125 करोड़ हो जाएंगे, तो कभी ज़्यादा नहीं कैसे हो जाएंगे वो। और जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो भी देखें तो मुसलमानों की वृद्धि दर अब कम हुई है, काफ़ी कम हुई। पहले जितनी, क्योंकि दुनिया के तमाम शोध ये बताते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का सीधा संबंध शिक्षा, रोजगार और समझदारी से, जागरूकता से है। जो समाज शिक्षित होते जा रहे हैं, उन्हें रोजगार मिलता जा रहा है, वो कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। और जो अनपढ़ हैं, जिनके अंदर जिनके पास रोजगार नहीं है, वो ना कुछ और काम नहीं है, बच्चे पैदा करने में लगे हुए। उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं। हमारे यहाँ मुसलमानों से ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर आदिवासियों की है। तो ये ऐसे कह के डराते हैं, इस तरह के झूठे तर्क करके। तो ये सांप्रदायिकता ज़्यादा खतरनाक है, जिसे सरकार संरक्षण दे रही है। अभी उत्तर प्रदेश में 2-3 घटनाएं इतनी खतरनाक हुई हैं कि मेरठ में किसी मुस्लिम ने हिंदू आबादी में मकान खरीद लिया, तो बीजेपी के लोग विरोध करने पहुंच गए, वहाँ धरना दे के बैठ गए कि यहाँ मुसलमानों के बीच में हिंदू नहीं रह सकता। बरेली में बच्चे जन्मदिन पार्टी मना रहे थे, वो ज़्यादातर हिंदू थे, उनमें 2 मुस्लिम थे, तो बजरंग दल के लोगों ने जाकर मारपीट कर दी वहाँ। और उससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि पुलिस उन्हें ही पकड़ के लाई जिनके साथ मारपीट हुई थी। तो ये इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग यहाँ मिलजुल कर रहे हैं, सब ने मिल के देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और सब ने मिल के इस देश को बनाया है। तो अगर हम ऐसा अलगाव पैदा कर देंगे तो उससे देश कमज़ोर होगा। तो इसका हल क्या है, जो यूपी पे चल रहा है या और भी जगह पे चल रहा है, इसे कैसे रोका जा सकता है? इसका हल जागरूकता है, और जो सांप्रदायिक नेता या सांप्रदायिक लोग हैं उनको आम जनता उनका बहिष्कार करे। और मैं तो ये अक्सर बात बोलता रहता हूँ, जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, टीवी चैनल्स में भी, सेमिनार गोष्ठियों में भी, और हर जगह, कि आप दुनिया को, पूरी दुनिया का इतिहास उठा के पढ़िए। जो मुल्क धर्म के रास्ते पे चले हैं, कट्टरता के रास्ते पे चले हैं, या जिन्होंने अपने आप को धार्मिक राष्ट्र घोषित किया है, वो सब बर्बाद हैं। पूरी दुनिया पे आप नज़र डालिए, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, सीरिया हो, ईरान हो, इराक हो। हमारे पड़ोस में नेपाल था, हिंदू राष्ट्र था। वहाँ के लोगों ने तय किया कि नहीं, हम संविधान के रास्ते पे चलेंगे, लोकतांत्रिक तरीका अपनाएंगे, क्योंकि हम तरक्की नहीं कर सकते। और जो लोग जो राष्ट्र धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पे चले हैं, संविधान के रास्ते पे चले हैं, उन्होंने विकास किया, वो आज विकसित राष्ट्र हैं। चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, जापान हो, चाइना हो, रशिया हो। जो मुल्क पंथ निरपेक्षता, कानून और संविधान के रास्ते पे चले, उन्होंने तरक्की की है। तो आज हमारे देश में जो इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि नहीं, हर चीज़ को धर्म से जोड़ दिया जाता है, कि जय श्री राम बोलोगे तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। संसद के अंदर कह रहा है एक सांसद कि नौकरी ना मिल रही हो, बच्चा बीमार हो, गाय दूध ना दे रही हो, तो जय राम जय श्री राम बोल तो ठीक हो जाएगा। तो ये जो इस तरह की कट्टरता परोसी जा रही है, मूर्खता परोसी जा रही है। हर धर्म का ठीक है, जो हमारे जिन्हें हम अवतार मानते हैं, जो हमारे देवता हैं, जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उनका सम्मान करो, अपने पूजा पाठ करो, सब कुछ करो, लेकिन अवैज्ञानिक बातें तो मत फैलाओ। जैसे आपने बात की सांप्रदायिकता के बहुसंख्यकों की सांप्रदायिकता ज़्यादा खतरनाक होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यकों की सांप्रदायिकता है, वो क्या बहुसंख्यकों की सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं दे रही है? असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, जो अभी उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया कि साहब एक दिन ऐसा आएगा कि हिजाब पहनने वाली महिला इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी, क्या उन्हें इस तरह के बयान देने चाहिए? या आपको क्या लगता है कि इस तरह के बयान के पीछे उनकी क्या मंशा हो सकती है? देखिए, दोनों तरफ के कट्टरवादी एक दूसरे की खुराक होते हैं, ये एक दूसरे के लिए खाद पानी का काम करते हैं। इधर से गाली मुसलमानों को दी जाएगी तो 10 मुसलमान सांप्रदायिक पैदा हो जाएंगे। उधर से हिंदुओं को गाली दी जाएगी तो 10 हिंदू सांप्रदायिक हो जाएंगे। तो दोनों ही खतरनाक हैं। सांप्रदायिक बातें कोई भी करे वो खतरनाक है। आपस में लड़ाने की बात, दूसरे को नीचा दिखाने की बात कोई भी करे वो गलत है। हर धर्म में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, कुछ थोड़ी बहुत बुराइयाँ भी हैं। हमें अपनी बुराइयों पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए, दूसरे की अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए।
हम अपनी तो अच्छाई गिनवाते रहें और दूसरे की बुराई गिनवाते रहें, इसे ही सांप्रदायिकता कहते हैं। भाई मुझसे लोग अक्सर इस बारे में सवाल करते हैं कि तुम्हें खाली हिंदुओं की बुराई दिखाई देती है। मैं कहता हूँ हमें बुराई तो उनकी भी दिखाई दे रही है, लेकिन हम उनके खिलाफ बोलेंगे तो उसमें ऐसा लगेगा जैसे हमारा विरोध कर रहा है, वो सांप्रदायिक बात हो जाएगी। और आदमी को पहले सफाई अपने घर की करनी चाहिए, पड़ोसी के घर में बाद में झाड़ू लगाओ, पहले अपने घर की तो गंदगी दूर करो। और मुसलमानों में ऐसे बहुत लोग हैं जो मुस्लिम कट्टरता के और मुस्लिम बुराइयों के खिलाफ बोलते हैं और खुल के बोलते हैं। और हिंदुओं में भी, हिंदुओं के तो दो बड़े संत हुए हैं। कल ही हम विवेकानंद की जयंती मना रहे थे, तो विवेकानंद और दयानंद जी ने तो इतनी खुल के आलोचना की है हिंदू धर्म की बुराइयों की। या राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई, या और बहुत से संत और महात्मा हमारे मतलब हिंदू धर्म में हुए हैं। और इसी तरह इस्लाम में भी बहुत पीर फ़कीर हुए हैं जिन्होंने बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई है। तो ये जो आपने सवाल पूछा कि कट्टरता उधर भी है, बेशक उधर भी है, और उधर की कट्टरता से इधर की कट्टरता बढ़ती है। हमें दोनों को बहिष्कार करना पड़ेगा, दोनों से सचेत रहना पड़ेगा। और मैंने इसमें कुछ पंक्तियाँ भी लिखी हैं, मेरी अपनी लिखी हुई हैं कि कुछ कट्टर हिंदू कट्टर मुसलमान हैं दोनों तरफ, वरना ज़्यादा तादाद में इंसान हैं दोनों तरफ। और हमने कितने रूप कितने नाम उसको दे दिए, एक ही अल्लाह और भगवान है दोनों तरफ। बहुत बढ़िया। और मैं ये मानता हूँ कि जो सच्चा धार्मिक होगा वो कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चा धार्मिक व्यक्ति ये मानता है कि हम सब एक ही ईश्वर के औलाद हैं, सबका मालिक एक है। और जब मालिक एक है तो लड़ाई काहे की भैया? ये जो फर्जी धार्मिक लोग हैं यही सांप्रदायिकता फैलाते हैं। तो ये बताइए भाटी जी, असदुद्दीन ओवैसी तो राजनीतिक आदमी हैं, बिहार में चुनाव लड़ा, उन पर ये इल्ज़ाम है कि भाई उनकी वजह से बीजेपी वहाँ जीत गई। वो कहते हैं भाई जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं वो हमें घास नहीं डालती हैं। तो क्या इस बात की कोई गुंजाइश है कि अगला विधानसभा चुनाव यूपी में अगर होगा तो समाजवादी पार्टी के गठबंधन में ओवैसी साहब को शामिल किया जा सकता है? ओवैसी साहब पहले सांप्रदायिकता का रास्ता छोड़ें, सर्वधर्म समभाव की बात करें, सब धर्मों का सम्मान करने की बात करें। उनके भाई बहुत उग्र बयान देते रहते हैं, उकसाने वाले, उन पर लगाम लगाएं और कहें कि मैं समाजवाद में विश्वास रखता हूं, सामाजिक न्याय में विश्वास रखता हूं, भारत के संविधान में विश्वास रखता हूं, तो सोचा जाएगा ज़रूर। उनसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। लेकिन जो काम देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनकी दोनों की नीतियाँ एक जैसी हैं। हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध क्यों करते हैं? उनसे कोई निजी दुश्मनी थोड़ी है हमारी। अगर हम हिंदू सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं तो हम मुस्लिम सांप्रदायिकता का समर्थन कैसे कर देंगे? तो जिस तरह बीजेपी हिंदुओं को भड़काती है, उसी तरह ओवैसी जी मुसलमानों को भड़काते हैं। तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारा राज कायम हो जाएगा, तुम्हें ये, तो वो भी तो गलत है नहीं। तो अगले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें संभावनाओं पे, तो क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन बना रहेगा या वहाँ भी कोई संशय है? नहीं, ज़्यादा संभावना तो ये है कि बना रहेगा, संशय अभी तक तो कुछ नहीं है। और बाकी राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति में कहते हैं नहीं, राजनीति में ना कोई स्थायी मित्र होता है ना स्थायी शत्रु। क्योंकि अभी कल प्रियंका गांधी जी का जन्मदिन था, उसके मौके पर उन्होंने काफ़ी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में मनाया, और ये भी खबरें आ रही है कि साहब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना संगठन मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। हो सकता है ये कवायद उनकी हो कि भाई हम अपने आप को मजबूत करेंगे तो समाजवादी पार्टी के साथ जब सीटों के बंटवारे की बात आएगी तो हम अच्छी बार्गेनिंग कर पाएंगे। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, प्रियंका गांधी एक शानदार नेता हैं, बहुत अच्छी महिला हैं और बहुत मिलनसार हैं और बहुत समझदार हैं। तो उनका जन्मदिन और बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से मने, हमें तो खुशी होगी, हमें तो कोई आपत्ति है नहीं। कांग्रेस का जहाँ तक संगठन मजबूत करने की बात है, तो कांग्रेस अलग पार्टी है, समाजवादी पार्टी अलग पार्टी है। दोनों अपना अपना संगठन मजबूत करेंगे तो मजबूती से बीजेपी को हरा पाएंगे, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। और ऐसी अभी कोई संभावना दिखाई देती नहीं कि दोनों अलग अलग लड़ेंगे। अभी तक तो स्थिति यही है कि एक साथ ही लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि भारत की राजनीति अब किस दिशा में जा रही है? केंद्र में इंडिया गठबंधन जो बना था, 2024 का चुनाव इंडिया गठबंधन के लिए लड़ा गया, उसका भी कहीं कुछ अता पता नहीं चल रहा है। कई बार सहयोगी दलों की तरफ से बयान आते हैं कि भाई कहीं कोई बैठक नहीं, कुछ नहीं। पिछले साल जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव से पहले उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि भाई या तो आप उसकी बैठक कीजिए या उसे ख़त्म कर दीजिएगा। तो क्या उसका कोई अस्तित्व कहीं है? अभी करीब 1 साल तो चुनाव को हो ही गया है, लोकसभा के चुनाव को। देखिए, इंडिया गठबंधन बना था लोकसभा चुनाव के लिए, और
विधानसभा चुनावों में राज्यवार अलग अलग तरीके से निर्णय उस वहाँ की परिस्थिति देख के कौन पार्टी किसका, अभी आपने देखा महाराष्ट्र में बीजेपी और एमआईएम का हो गया गठबंधन और कांग्रेस भी उसमें शामिल हो गई कुछ जगह में एक नगर पालिका में कहीं। जी जी। तो वो परिस्थिति देख के राज्यवार पार्टियां करेंगी। लेकिन ये मैं ज़रूर बहुत ईमानदारी से स्वीकार करना चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी को उधर जाने देना हमारी बहुत बड़ी गलती थी, हमारी मतलब इंडिया गठबंधन की। अगर नीतीश जी उधर ना जाते तो सरकार इंडिया गठबंधन की होती केंद्र में। बीजेपी तो 240 पे आ गई थी, फिर भी उनके रहते हुए भी वो और नहीं होते तो 200 से नीचे आ जाती, और फिर चंद्रबाबू नायडू भी उधर नहीं जाते। तो ये थोड़ी कमी थी इंडिया गठबंधन की कि वो संयोजक घोषित नहीं कर पाए, कमेटी नहीं बना पाए। बाकी इंडिया गठबंधन मुद्दों के आधार पर बना था और लोकसभा चुनाव के लिए बना था, और जब अगले लोकसभा चुनाव आएंगे तो मैं समझता हूँ नए सिरे से पूरी ऊर्जा के साथ फिर एनडीए को हराने के लिए इंडिया गठबंधन काम करेगा। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में बनाए रखने की जिम्मेदारी, प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, और ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें वहाँ जाने दिया गया? नहीं, मैं इससे ज़्यादा इस बारे में नहीं बोलूँगा, ना मैं किसी का नाम लूँगा। मैंने एक बात कह दी कि हमारी गलती थी और हम में सब शामिल हैं, पूरा इंडिया गठबंधन। तो किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना वो अच्छी बात नहीं है, वो छोटी सोच का प्रतीक होता है। तो नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, लेकिन हमारी गलती थी, हमें उन्हें रोके रखना चाहिए था, उन्हें संयोजक बना देना चाहिए था। दूसरी बात, कांग्रेस के अंदर से कई बार इस तरह की खबरें आती हैं कि शायद कांग्रेस अपने सहयोगी गठबंधन के जो सहयोगी अलग अलग राज्यों में हैं उनके लिए बोझ बन गई है, उसकी वजह से सहयोगियों को नुकसान हो रहा है। कांग्रेस में तबका है जो चाहता है साहब अकेले हम आगे बढ़ें, एकला चलो रे की नीति पे चलें। तो आपको लगता है कि मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस का अकेले चलना उसके लिए फ़ायदेमंद है, या बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी दलों के एक बड़े मजबूत गठबंधन की ज़रूरत है राजनीति में भी? नहीं, देखिए, कांग्रेस को इतना कमज़ोर भी नहीं आंकना चाहिए जितना कुछ लोग आंक लेते हैं। कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और आज भी सबसे बड़ा नेटवर्क उसके पास है, और राजनीतिक दौर बदलते रहते हैं, लोकतंत्र में माहौल बदलता रहता है। 2012 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 15% वोट मिले थे और 47 सीटें मिली थी। 229 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। समाजवादी पार्टी बुरे से बुरे दिनों में भी 21% से नीचे नहीं गई, वो 15% पे पहुंच गए थे, और उसके 2 साल बाद ही 2014 में चुनाव हुआ तो उन्हें जो 73 सीटें मिल गई। तो ये तो अदला बदली होती रहती है। आज कांग्रेस कमज़ोर है तो हम ये कहने लगे कि नहीं कांग्रेस तो बिल्कुल बेकार है, या उसे उसकी आलोचना ही करने लगे, वो भी ठीक नहीं है। दौर फिर बदलेगा, पहले बदला तो फिर बदलेगा, और लोगों की सोच बदलती रहती है, लोगों के विचार बदलते रहते हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी समाप्ति की ओर है। अब वो जहाँ शिखर पे उन्हें पहुँचना था, शिखर से तो नीचे आ ही गए हैं, खैर 24 में ही 303 से 240 पे आ गए, अब की बार 140 तक आ जाएंगे। तो 140 तक आ जाएंगे, इसके लिए सबको मिलके विपक्षी दलों को कोशिश करनी होगी। और जो आपने कहा कि साहब नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, तो मुझे फैज़ अहमद का एक शेर याद आया है कि दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। आपको भी अगर कोई और शेर याद आ रहा हो किसी पर अपने? मुझे एक बहुत सुंदर शेर याद आ रहा है, ये मुझे पता नहीं किसका है, कि स्याह रात नहीं लेती नाम ढलने का, स्याह रात नहीं रहती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। तो सूरज निकलेगा ज़रूर और रोशनी होगी। जी भाटी जी, इसी उम्मीद के साथ कि सूरज ज़रूर निकलेगा और हर रात की सुबह होती है, इस रात की भी सुबह होगी। हम आपसे विदा लेते हैं। आपके साथ बातचीत करके बहुत दिलचस्प बातचीत आपके साथ रही, बहुत मज़ा आया, और उम्मीद है हमारे बहुत बहुत धन्यवाद।